डॉक्टर हरिओम पांडे जी, पूर्व सांसद, अम्बेडकर नगर राष्ट्रीय कार्य परिषद का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। क्षेत्र पदाधिकारी माननीय श्रीमती अलका मिश्रा जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। माननीय श्री क्रमपत तिवारी जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। माननीय रमापति मौर्य जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। श्रीमान राम प्रकाश यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। श्रीमती राजीव राम त्रिपाठी जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। श्रीमान ज्ञान सागर सिंह का पूर्व जिलाध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। श्रीमान यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। शिवनायक वर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं महामंत्री किसान मोर्चा का स्वागत। चलिए रणधीर जी, बाकी नाम मैं ले लूंगा। वंदन करता हूँ। श्रीमान रमाशंकर सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान अवधेश त्रिवेदी जी, पूर्व प्रत्याशी 2017 जो रहे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। श्रीमान सुधीर सिंह मिंटू, जिला पंचायत अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। श्रीमती भारती सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के हृदय की बात जानने वाले हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे, वर्तमान उप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित है, का मैं आत्म परिचय आप लोगों को कराना चाहता हूं। उसके पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि जो आपने संघर्षों में जिया है, उसके लिए अपनी तरफ से एक शेर कहना चाहता हूं। ये जग विदित है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसे श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी को ये शेर समर्पित करते हुए आपको आपका आत्म परिचय कराना चाहता हूँ। श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी का जन्म स्थान 7 मई 1969 में इलाहाबाद के कौशाम्बी जिले के छोटे से क्षेत्र काठू में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके माता पिता माननीय आदरणीय श्यामलाल मौर्य जी और माता श्रीमती धनपति देवी मौर्य जी, इनके पिता एक किसान परिवार के रहने वाले हैं। बचपन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीता। इन्होंने कृषि कार्य में अपने माता पिता का हाथ बटाते हुए, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहा जाता है, वैसे हमारे माननीय के बारे में भी है, चाय की दुकान पर काम करते हुए, अखबार बांटते हुए आज इतनी बड़े पद की कर रहे हैं। श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी का राजनीतिक करियर, अपने राजनीतिक करियर में की शुरुआत आपने बजरंग दल से शुरू किया, जिसके पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्था के आने के बाद विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और करीब 18 साल तक आप आरएसएस से और विश्व हिंदू परिषद से प्रचारक के तौर पर जुड़े रहे और राम जन्मभूमि आनंद आंदोलन, गोरक्षा व हिंदू हित के लिए अनेक आंदोलनों को किया। इसके लिए जेल भी गए। 2012 में विधानसभा में सिराथू विधानसभा से पूर्व विधायक रहे और 2014 में पूर्व विधानसभा लोकसभा सीट, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री जीता करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उस सीट को सुशोभित करने का प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने किया। 8 अप्रैल 2006 को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य का पार्टी अध्यक्ष चुना और केशव प्रसाद मौर्य जी 19 मार्च 2017 को उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण सुशोभित किया। आज उनका हम लोग स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। ऐसे का आत्म परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब मैं बुला दीजिए तो मैं बोलना शुरू कर दूं, देर हो रही है। चाहता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से हमारी इस विधानसभा का उद्बोधन करें। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हम भी कार्यकर्ता हैं। महाभारत काल में एक घटना हुई थी, जब कृष्ण जी के पास लोग दुर्योधन और युधिष्ठिर जी गए, तो उन्होंने दुर्योधन को अपनी सेना दे दी, लेकिन युधिष्ठिर जी के पक्ष में केवल अगर कोई बचा तो वो आपका नाम बचा।
केशव बचे, तो उनसे जब पूछा गया कि उनको तो पूरी सेना दे दी, युधिष्ठिर जी ने कहा मेरे पास तो केशव है। आज इस कटेरी विधानसभा में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं चाहता हूं उनके मुखारबिंदु से जो उद्बोधन हो कटेरी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं अपने हृदय से ये कह नहीं सकता कि आप इतने बड़े कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के हृदय की बात आप जानते हैं। मैं पुनः आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए चाहता हूं कि आपका पाथेय उद्बोधन हम सबको कार्यकर्ताओं के साथ। बोलिए भारत माता की जयकारा लगाइए जोर से, भारत माता की भारत माता की जय। भारत माता की केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, चलिए भारतीय जनता पार्टी। चलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष श्री कपिल देव वर्मा जी कार्यक्रम में शामिल, हमारे धर्मेंद्र सिंह टिल्लू जी संचालन कर रहे, डॉक्टर राणा रणधीर सिंह जी बहुत व्याख्या विस्तार से कर देते हैं, और पूर्व सांसद डॉक्टर हरिओम पांडे जी, यहाँ कटेहरी के पूर्व प्रत्याशी श्री अवधेश द्विवेदी जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष गणों का मैं नाम इसलिए लेना चाहूँगा कि सब लोगों ने बहुत परिश्रम करके पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है। श्री राम प्रकाश यादव जी, श्री राजित राम त्रिपाठी जी, श्री ज्ञान सागर सिंह जी, श्री यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, श्री शिव नायक वर्मा जी, श्री रमाशंकर सिंह जी, और इस बैठक में सुधीर सिंह जी मिंटू, और हमारे मंडलों के जो अध्यक्ष आज की बैठक में हैं श्री अमरजीत मौर्य जी, कुलदीप सिंह जी, आनंद श्रीवास्तव जी, सुभाष वर्मा जी, दिलीप तिवारी जी। क्षेत्र के पदाधिकारी के नाते जो मेरे पास सूची है जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, बहन श्रीमती अलका मिश्रा जी, त्रयंबक तिवारी जी, रमापति जी, और हमारे जितने भी आज वर्चुअल सम्मेलन के कार्यक्रम में कटेहरी विधानसभा के जो हमारे बूथ के, सेक्टर के, मंडल के और इस विधानसभा में रहने वाले अन्य सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, आप सबके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। मुझे व्यक्तिगत तौर से अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एक संकल्प आप सबको यह ध्यान में दिला करके एक संकल्प आप अपने मन के अंदर धारण करिए कि हम 2014 लोकसभा जीते थे, लेकिन 2017 की विधानसभा के चुनाव में हम कटेहरी विधानसभा बहुत थोड़े अंतर से हार गए थे। लेकिन आज एक संकल्प इस बात का लेकर के आप लोग इस वर्चुअल सम्मेलन के कार्यक्रम के माध्यम से जो आगे के कार्यक्रम है उसके लिए बढ़ेंगे कि अगली बार जब 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा तो कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में भी कमल का फूल खिलेगा। आज के दिन यह संकल्प आप सब कार्यकर्ता मित्र लेंगे, ऐसी मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं, आह्वान करता हूं। दूसरा, आज जो वर्चुअल सम्मेलन है, इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया है, या आप सभी लोग भली प्रकार से, लगभग मैं समझता हूं जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से नीचे तक सूचनाएं पहुंची होंगी। एक तरफ कोरोना संक्रमण काल का यह संकट है, जब प्रतिदिन देश में और प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा से लेकर के संगठन की मजबूती तक के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि कभी भी एक कहावत है कि किया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं और बिना किए कुछ मिल पाता नहीं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण, मैं एक तरह से अवध क्षेत्र भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि के समीप पर बैठा हूं।
और श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को करते समय और उस आंदोलन के निर्णायक मोड़ में जब पहुंचा 1992 में ढांचा ढह गया, लेकिन उसके बाद उसका कोई मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन मैंने कहा किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। जो कोटि कोटि राम भक्तों ने पूज्य संतों के मार्गदर्शन में एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के ही परिणाम स्वरूप देश की सर्वोच्च अदालत ने लगातार 40 दिन की सुनवाई करके रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबको इसके लिए बधाई भी देता हूं। और यह क्यों संभव हुआ है यह आप सब जानते हैं, क्योंकि अगर आप सब ने परिश्रम करके देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलाया होता, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता, अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का नंबर नहीं दिया होता, तो शायद इस प्रकार की समस्या जिसमें श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की दृष्टि से भी और जम्मू कश्मीर जिसको लेकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक लगातार संघर्ष की गाथा है। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद जम्मू कश्मीर में 2 झंडे लगते थे, 2 संविधान थे, 2 प्रधान थे, यह बात उन्हें लगा कि देश एक है तो 2 प्रधानमंत्री कैसे, 2 झंडे कैसे, 2 संविधान कैसे। तो उन्होंने यह नारा लगाते हुए एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा का नारा लगाते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर गए और उनका बलिदान जम्मू कश्मीर को भारत का अखंड हिस्सा बनाने के लिए हुआ। तो आज जिसके लिए संघर्ष आपने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया, वह संघर्ष का परिणाम आपके सामने है। जम्मू कश्मीर को लेकर के जो लड़ाई लड़ी गई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम आप सबके परिश्रम के कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के दूसरे कार्यकाल में पहले साल में ही यह ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं इसकी आप सबको शुभकामना देता हूं और आप सबको यह कहना चाह रहा हूं कि कभी भी आप संघर्ष करिए, आप परिश्रम करिए, आप आगे बढ़िए। और एक बात अभी हमारे संचालक महोदय और हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, देखिए आप भी कार्यकर्ता हो, मैं भी कार्यकर्ता हूं और हम सब कार्यकर्ता मिलकर के यह लक्ष्य ध्यान में रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की आवश्यकता है। अराजकता का अंत हुआ है, भ्रष्टाचार का अंत हुआ है, गुंडागर्दी का अंत हो रहा है और यह सब इसीलिए हुआ है कि आपने जब 2014 में कमल खिलाया और जब 2017 का विधानसभा चुनाव आया तो अंबेडकर नगर में कुछ सीटें हमारी जरूर सफलता से थोड़ी दूर रह गई थी, लेकिन मैं आप सब पर भरोसा रखता हूं। आप सब हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हैं और हनुमान जी जब अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं समुद्र कैसे पार करूंगा, मैं कैसे सीता मैया का पता लगाऊंगा और मैं कैसे भगवान राम के काज में सफल होऊंगा। केवल आपको अपनी शक्ति याद करना है और आप अपनी शक्ति याद करके आगे बढ़िए और भरोसा रखिए कि आने वाले 2022 में अंबेडकर नगर जनपद के अंदर जो कुछ भी बकाया रह गया है, जो सीटें हमारी किसी कारण से थोड़े अंतर से रह गई, उनको कैसे जीतना। इसीलिए आज जब मैं यह कोरोना संक्रमण के संकट के काल में वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से आप सबके बीच में आया हूं, पार्टी ने मुझे बताया कि कटेरी विधानसभा के आज के कार्यक्रम में केशव जी आपको रहना है। मुझे प्रसन्नता हुई कि चलिए कटेरी उस विधानसभा के साथ बैठने का मुझे अवसर मिल रहा है जिस विधानसभा में 2022 में तो कमल खिलना पक्का होने जा रहा है। तो मैं आप सबको कोरोना संक्रमण के संकट के कारण से जो देश के सामने, जो प्रदेश के सामने, जो आपके जनपद के अंदर एक समस्या खड़ी हुई है,
और उस समस्या के समय, उस संकट के समय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, हमारे जो नेता शीर्ष स्तर के हैं वो क्या कहते हैं कि संगठन के माध्यम से केवल चुनाव जीतना और सरकार बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। संगठन के माध्यम से समाज पर अगर संकट है तो सेवा में सबसे आगे रह करके जो जरूरतमंद हैं उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए हम अपनी भूमिका निभाएं, लोगों की सेवा करें, यह हमारा दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है। और आप सब लोगों ने, मैं अभिनंदन करना चाहूंगा अंबेडकर नगर जनपद के अपने उन सभी बूथ से लेकर के जिले तक के पदाधिकारियों का, जिले में रहने वाले क्षेत्र और प्रदेश के अपने सभी कार्यकर्ता मित्रों का, कि आपने बहुत शानदार ढंग से कोरोना संक्रमण के संकट के समय लोगों की सेवा की है। उसकी सराहना हो रही है, देश में सराहना हो रही है, प्रदेश में तो हो ही रही है। विभागीय दृष्टि से जो हमारे जिला अध्यक्ष जी उल्लेख कर रहे थे वही कर्तव्य, मैं चूंकि कार्यकर्ता हूं तो कार्यकर्ता के नाते जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो मैं अपना दायित्व जो समझता हूं, जो मैं कर सकता हूं, वह करने का निरंतर प्रयास किया करता हूं। और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप कुछ राशन और भोजन के पैकेट, लेकिन उससे जरूर मैंने ये कहा था कि हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों में क्रमशः वितरण का काम किया जाए। और आपने केवल हमारे माध्यम से ही नहीं, अपने भी संपर्कों का, संबंधों का उपयोग करके और अपने पास भी जो संसाधन थे उनका भी उपयोग करके लोगों की सेवा की है। मैं सभी कार्यकर्ता मित्रों का इसके लिए बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबके सेवा कार्यों की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। और आप सब जब भी ऐसा कोई संकट आता है, जब भी ऐसी कोई चुनौती आती है, ऐसे चुनौती के समय इसी प्रकार से आप अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे, ऐसा मैं भरोसा रखता हूं। वर्तमान के समय में यह हमें ध्यान रखना चाहिए, सरकार के माध्यम से और संगठन के माध्यम से, अगर देश की जनता के आशीर्वाद से, हमारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम और प्रयास से केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्रमशः माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो सरकार के माध्यम से भी समाज की सेवा में कोई कमी ना रह जाए, यह बात को ध्यान में रख करके आप सब जानते हैं 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत सरकार ने, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में निर्णय लेकर के देश को दिया गया। आप इस बात के साक्षी होंगे, हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं। आप स्वयं इसकी समीक्षा करिएगा, अगर आप नहीं समीक्षा करेंगे, नहीं जानेंगे तो वह सच संगठन के माध्यम से सरकार के पास नहीं आ पाता है। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि आप यह पता करिए, जो गरीब कोई भूखा न रहे, मजदूर कोई भूखा न रहे, रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला, वो ऐसा कोई व्यक्ति वंचित ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। निःशुल्क हर गरीब परिवार को अन्न देने का काम हर गांव में, हर मोहल्ले में किया जा रहा है। कहीं कोई लापरवाही होती तो उसकी जानकारी देना आप अपने जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से संगठन को प्रदेश में, क्षेत्र में पहुंचाइए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी करेगा तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। अगर भाजपा की सरकार है और भाजपा के कार्यकर्ता के माध्यम से गरीबों के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, रोज कमाने रोज खाने वाले जो परिवार है उनकी जरूरत के लिए कोई व्यवस्था केंद्र सरकार के पैकेज के माध्यम से प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, उसमें किसी भी प्रकार की धांधली स्वीकार नहीं की जाएगी। तो यह 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इसको ध्यान रखिएगा। जब अपने गांव मोहल्ले कोटेदार को, प्रधान को मिलिए, बहुत सारे प्रधानों ने, कोटेदारों ने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन कुछ लोगों ने गड़बड़ किया, इसकी भी मुझे शिकायत आई है। गड़बड़ करने वालों पर नजर रखिए और उसकी कोई शिकायत तो वह भी बताने का काम करिए। मैं आप सबको 20 लाख करोड़ की इस पैकेज के साथ साथ, केवल इतना ही नहीं हुआ मेरे साथियों, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए हैं। इस देश के अंदर हमारा देश हर प्रकार से संपन्न हो, शक्तिशाली हो। आपने कल देखा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मंच को संबोधित करते हुए दुनिया के 193 देशों को, 195 देशों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा भारत की क्या भूमिका है। उन्होंने कल बताया है, आपने आज अखबारों में पढ़ा होगा, कल टेलीविजन पे देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब
कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए कुछ करते हैं तो दुनिया के अनेक देश उसका अनुसरण करते हैं। विश्व का सबसे लोकप्रिय और विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। तो 20 लाख करोड़ की इस पैकेज के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की घोषणा की है। अब वह घोषणा कैसे सफल होगी? उस घोषणा की सफलता का दारोमदार हम सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश की जनता पर है। हमारे देश के अंदर आप सब जानते हैं, होली हो, दिवाली हो, चाहे कोई त्योहार हो, अब रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन की राखी भी चीन से बनकर के आया करती थी। अब 20 लाख करोड़ के पैकेज के माध्यम से अनेक रास्ते खोले गए हैं। उसका विवरण मैं नहीं दूंगा, आप सब अलग अलग प्रकार से उसको पढ़ लीजिएगा। कोई युवा है वह रोजगार करना चाहता है, राखी का बनाने का काम चीन में नहीं अब भारत में होगा। भारत में नहीं, केवल भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में नहीं, अंबेडकर नगर जिले में भी होगा। या निश्चय लेकर के आप आगे बढ़िए, चाहे राखी बनाने का काम हो। हमारे अभी हम लोगों ने माटी कला बोर्ड उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से पहले जो संकल्प पत्र आपको दिया गया था, उस समय घोषणा की गई थी कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम माटी कला बोर्ड का गठन करेंगे। आपको ध्यान नहीं होगा, उस संकल्प पत्र जरूर एक बार देखना चाहिए। माटी कला बोर्ड का गठन कर दिया गया। जो चीन में भगवान को ही नहीं माना जाता, वह चीन हमें भगवान गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और हनुमान जी की मूर्ति बना करके हमारे देश में आकर के बेचता है। माटी कला बोर्ड इसलिए बनाया गया है कि इस बोर्ड के माध्यम से हम अपने ही देश के अंदर, अपने ही प्रदेश के अंदर जो माटी से, चाहे वो घड़ा बनाने का काम हो, चाहे मूर्ति बनाने का काम हो, चाहे अन्य सामग्री बनाने का काम हो, नई नई तकनीकी उपलब्ध करा करके लोगों को यह व्यवस्था देने का काम किया जा रहा है। अब मूर्ति चीन से नहीं आएगी, अब वह मूर्ति भी देश में, प्रदेश में, आपके जिले में, कटेरी विधानसभा में खोजिए कौन ऐसे लोग हैं और उनको जो मदद चाहिए उनको मदद करना चाहिए। सरकार की तरफ से योजना है, भारत सरकार का पैकेज है और यह काम अगर हम आप मिल करके करने का काम करते हैं, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, रोजगार देने वाला भारत कैसे बनेगा, पलायन को रोकने वाला उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा। ये जो पैकेज आए हैं वो पैकेज ही उत्तर प्रदेश के उत्थान की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह संकट है। हाँ संकट है, लेकिन संकट में क्या बैठ करके रोना है क्या? नहीं, संकट में बैठ करके रोना नहीं है। इस संकट को अवसर में बदलने का काम करना है। अब अवसर में बदलने के जब रास्ते कोई अलग अलग प्रकार के हैं, कोई उद्योग लगाएगा, कोई कृषि के क्षेत्र में काम करेगा, कोई अनेक उद्योग स्थापित करने का काम करेगा, कोई व्यापार शुरू करने का काम करेगा। स्टार्टअप की भी योजना है, उसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कामों की मैं चर्चा करूंगा तो बहुत देर लगेगी। लेकिन आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी को अपनाने वाला भारत, अपने देश में जो सामान बनेगा उसका ही सर्वाधिक उपयोग करने वाला भारत, और पूरी दुनिया के सामने जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कल कह दिए तो अब हमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं। हमें आगे बढ़कर के अपने देश को आत्मनिर्भर और बनाने और स्वदेशी अपनाने वाला, और उद्योग के अनेक जो क्षेत्र खोले गए हैं उन अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने का काम करिए। यह मैं आपसे आह्वान करता हूं। यह भी बताना चाहता हूं, अंबेडकर नगर जनपद के हमारा सारा नेतृत्व बैठा हुआ है। हमारे कटेरी विधानसभा का हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का सही में मालिक है, वह बैठा हुआ है। जो बूथ जिताता है तब विधानसभा हम जीतते हैं। तो ऐसे सभी कार्यकर्ताओं से कभी कोई आप आगे बढ़िए, यह सरकार आपकी है। आप सरकार के माध्यम से जहां कहीं कोई समस्या होती है, निसंकोच आप मेरे कार्यालय को भी फोन कर सकते हैं। 223990 पर आप फोन करके यहां पर कोई समस्या है तो बता सकते हैं और नोट करा सकते हैं। जो समस्या होगी उसके समाधान में आपको पूरा सहयोग करने का काम किया जाएगा। हम चाहते हैं हमारा प्रदेश हर प्रकार से आगे बढ़े, और हर प्रकार से आगे बढ़ने में सबसे बड़ी भूमिका आप सबकी रहने वाली है। आप सब के सामने यह भी उल्लेख करना चाहूंगा, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की दृष्टि से कई काम किए। अब उन कई कामों में आप अगर ध्यान दें तो वह कौन कौन से काम किए हैं। अगर गरीबों के घर में
रहने की जगह नहीं थी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप कल्पना करिए 3 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 6 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। हर गांव में कितने आवास बने, नगरों में कितने आवास बने, जब आप इसका हिसाब लगाएंगे और लोगों को बताएंगे तब उनको याद रहेगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के माध्यम से और प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आपने बना दिया तो भाजपा सरकार के माध्यम से जो योजना का लाभ गरीब को मिलना चाहिए तो उस तक पहुंचाने का काम हुआ है। गरीब के घर में कभी शौचालय नहीं बन सकते तो शौचालय बनाने का काम हुआ। गरीब के घर में आप सब जानते हैं, यहां पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता साथी, अनेक ऐसे मोहल्ले होंगे जहां 20 साल 25 साल 50 साल पहले बिजली पहुंच गई होगी, लेकिन जो गरीबों के घर थे आसपास पड़ोस में, उनके घर में बिजली नहीं पहुंची थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों के घर में भी बिजली पहुंची है, इस बात को स्मरण कराने की आवश्यकता है। गैस का कनेक्शन, गैस के चूल्हे में गरीब के घर में भोजन शायद अभी 100 साल कभी बनने का मौका नहीं आता, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, हरिओम पांडे जी हमारे पूर्व सांसद जी बैठे हुए हैं, लाखों लोगों को निःशुल्क गैस के कनेक्शन जनपद के अंदर वितरित किए गए। अब ये कोरोना संक्रमण के काल के समय अगर उस गरीब के पास पैसा नहीं तो गैस को भराएगा उसमें कहां से? कनेक्शन तो है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर तक के लिए यह व्यवस्था दे दी है कि अगर किसी का गैस का सिलेंडर खाली हो गया है तो वो गरीब जाकर के भराने का काम करेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और उसको भराने का काम जब करेगा तो उसका पैसा सरकार देने का काम करेगी। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक के खाते खोलने का देश में आह्वान किया जीरो बैलेंस पे, लोगों कांग्रेस के लोगों को, सपा बसपा के लोगों को शायद लगता था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी वह विजनरी लीडर हैं जिनकी के टक्कर का दुनिया में आज दूसरा कोई नेता नहीं। वह 500 रुपए वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में जो 20 करोड़ महिला खाता धारक हैं और जिसमें 3.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के खाता धारक हैं, ऐसे खाता धारकों के खाते में 500 रुपए महीने जब से कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से उसमें देने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारे मजदूर तबके के लोग थे, हर जिले में रजिस्ट्रेशन करने का काम किया गया है। आपने भी उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद की होगी, और जिनकी मदद की होगी उनके खाते में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से कोरोना संक्रमण काल जब से शुरू हुआ है 1000 रुपए महीने की राशि जा रही है। आपको जानकारी नहीं है तो इसको पता करिए, सूची नहीं है तो प्रदेश से मंगवाइए, अगर ना मिले तो मेरे यहां सूचित करिए, मैं सूची दूंगा। सरकार के माध्यम से गरीबों को अगर सहायता हो रही है तो वह सहायता हो रही है तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर गरीब आदमी आज संकट में है तो भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा की सरकार उसके साथ खड़ी है, तो इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो यह दूसरा राशन कार्डों का विषय, बहुत सारे राशन कार्ड लोगों के नहीं बने थे और इस संक्रमण संकट के काल में राशन कार्ड भी बनाने का काम किया गया है। आप सब लोगों ने अपने अपने बूथ में, अपने अपने क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के राशन कार्ड बनवाने का काम किए होंगे। कुछ शिकायतें भी हैं, लेकिन उन शिकायतों का निवारण होगा और उन शिकायतों का निवारण करके उस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। मैं आप सबको आवर तमाम जो सरकार के द्वारा योजनाएं, चाहे गरीबों को भोजन के लिए अन्न की सुविधा, गैस सिलेंडर की सुविधा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में 500 रुपए महीने जो महिला खाता धारक उनको देने की व्यवस्था, और चाहे मनरेगा के अंतर्गत गांव गांव में 40,000 करोड़ मनरेगा में अतिरिक्त दे करके जो मजदूर भाई थे उन सब के लिए व्यवस्था करने का काम, और जो हमारे दूसरे प्रदेशों में रह रहे थे अगर वापस आए हैं, ट्रेन से आए, बस से आए, तो उनको घर जाते समय भी उनको राशन का किट दे करके उनको घर भेजने का काम। और आज कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से जब बढ़ा है हर जिले के अंदर, अभी तो हमारे देश के अंदर पहले लेवल 1 का कोरोना है, लेवल 1 के बाद लेवल 2, लेवल 3 तक का खतरा है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है। देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी लेवल 1 की दृष्टि से भी, लेवल 2 की दृष्टि से भी, लेवल 3 की दृष्टि से भी 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। क्वारंटीन सेंटर जो सरकार के माध्यम से बनाए गए हैं, उन क्वारंटीन सेंटर में जो पॉजिटिव केसेज आते हैं उनको वहां ले जाना और उनका एक समयबद्ध तक जितनी समय सीमा है इलाज करना,
फिर उनको वापस भेजना, टेस्टिंग की क्षमता हर जिले के अंदर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैं आप सब लोगों को आह्वान करूंगा कि यह जो भी अच्छा काम किया जा रहा है इसकी समाज में चर्चा हो। हमारे किसान भाई हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूं, तो किसान का बेटा होने के नाते हम सबको पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में हर हमारे किसान, छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान, उनको 2,000 रुपए की 3 किस्त एक वर्ष में, मतलब एक वर्ष में 6,000 रुपए दिया जाता। अब जब कोरोना संक्रमण का संकट आया तो जो किस्त जून में जानी थी, मई जून में, वह किस्त अप्रैल में ही देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया। हमारे किसान भाइयों को 2,000 रुपए की राशि जब मिली है तो वह राशि मिलने से उनको खाद के लिए, बीज के लिए, सिंचाई के लिए, अन्य जो जरूरत है उसकी पूर्ति के लिए सहारा मिल गया। क्योंकि हर किसान बड़े नहीं होते, हर किसान के पास अपना कोई जमा धन नहीं होता। कुछ लोगों को 2,000 रुपए जब मिलता है उससे उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो चाहे गरीब आदमी हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, हर क्षेत्र को ध्यान में रख करके, समाज का कोई हिस्सा छूटने ना पाए, इस बात को ध्यान में रख करके सरकार ने जो आवश्यक कदम उठाए, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उस पैकेज के माध्यम से हमारे प्रदेश को सर्वाधिक लाभ हुआ है। मैं आप सबको यहां पर यह भी विशेष तौर से उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रदेश चूंकि हमारा सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, लगभग 24 करोड़ लोग जिस प्रदेश में रहते हैं, यूरोप के जो जितने देश हैं, कई, चाहे उसमें जर्मनी को ले लो, उसमें फ्रांस को ले लो, चाहे उसमें नीदरलैंड को ले लो, कई देशों को मिलाकर के जिनकी आबादी नहीं है, ऐसे यूरोप से भी ज्यादा आबादी का राज्य अकेले उत्तर प्रदेश है जहां सबसे अधिक आबादी। अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन अनेक प्रकार की चुनौती और समस्या के बीच में भी आपकी सेवा में, जनता की सेवा में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि हमारी पार्टी का ये संकल्प है, हमारे नेतृत्व का यह संकल्प है कि संगठन केवल सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सेवा करना ही संगठन का काम है। यह लक्ष्य लेकर के जब देश के 7 प्रदेश के लोगों का सेवा कार्यों का व्रत लिया जा रहा था, तो मुझे आप सबको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी के सांसद हैं, उन्होंने सबसे अधिक चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर के की और उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। वो प्रशंसा प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी की ही नहीं, हमारे सभी जिला अध्यक्षों की, सभी क्षेत्र की टीम की और प्रदेश के अन्य पदाधिकारियों के साथ साथ हमारे बूथ से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक के जितने भी संगठनकर्ता हैं, जिन लोगों ने काम किया है, यह प्रशंसा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सबकी की गई है। तो सेवा ही संगठन है, इस बात को ध्यान में रख करके आपने जो काम किया है उसकी सराहना स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ये मैं आप सब लोगों को यहां पर यह बताना जरूरी था, इसलिए आपको यह जानकारी देने का काम किया। अभी मैंने चूंकि श्री राम जन्मभूमि की चर्चा आपके साथ कर ली है, धारा 370 की चर्चा कर ली है, साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको लेकर के कोरोना संक्रमण आने से पहले सारे विरोधी दल के लोगों को लगता था कि ये नरेंद्र मोदी जी तो ऐसे देश के डॉक्टर बन गए हैं कि किसी भी बीमारी का, जो देश की बीमारियां हैं, उनका अंत हो ही जाएगा तो हमारी भविष्य की राजनीति चौपट हो जाएगी। सारे, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे सपा वाले हों, चाहे बसपा वाले हों, चाहे दूसरे राज्यों में राजनीति करने वाले अन्य दल हैं, उनको लगता है कि यह तो सारी समस्याओं का समाधान करने का ईमानदारी से प्रयास हो रहा है और एक एक करके समस्या हल होती जा रही। श्री राम जन्मभूमि जब तक निर्माण का मार्ग नहीं प्रशस्त हुआ था तो विरोधी हमसे नारा लगा के कहते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा नारा लगाते थे, याद है नहीं आप लोगों को। लेकिन आज उनकी बोलती बंद करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हुई, इसलिए हो गया। धारा 370 के बारे में कांग्रेस के जो तथाकथित नेता हैं, वो यूपी से, अमेठी से पहले सांसद होते थे, श्री राहुल गांधी जी, वो कहते धारा 370 कोई हटा ही नहीं सकता। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि 56 इंच के सीने वाला जब भारत का प्रधानमंत्री है और चाणक्य की तरह बुद्धिमान देश के गृह मंत्री हैं, तो धारा 370 क्या और भी बड़ी कोई धारा होती और देश को नुकसान पहुंचाने वाली होती तो उसको भी वो विदा कर देते। वो अभी समाप्त हो गया।
नागरिकता संशोधन अधिनियम क्यों आया है आप सब जानते हैं। पड़ोस के जो देश हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, इन देशों के अंदर जो हिंदू बचा था बंटवारे के समय, उसके साथ अत्याचार अन्याय कितना होता है अभी भी अखबारों में आप पढ़ते हैं। जो हमारे सिख भाई थे, जो जैन भाई थे, जो बौद्ध थे, जो ईसाई थे, उन सब के जीवन के सामने इन देशों में संकट था। तो नागरिकता तो पहले भी देने का काम था, लेकिन संशोधन इस बात का किया गया कि अगर इन देशों में इस प्रकार से पीड़ित अगर कोई हमारे ही देश के अंदर आकर के अपना जीवन यापन करना चाहते हैं तो उनको विशेष सुविधा देने का काम किया। वो अभी हो गया, जिसको विरोध करना है वो करे, लेकिन यह देश के हित में, और भारत चूंकि सबको शरण देने वाला देश रहा है, तो वह शरण देने वाला देश अगर पड़ोसी देश में हमारे ही अपने भाई बहन कोई उत्पीड़ित हैं तो उनको न्याय दिलाने का काम करना। एक बात और उल्लेख करना चाहूंगा आप सब लोगों के साथ। अभी आप सब पाकिस्तान के साथ तो हमारे कई युद्ध हो चुके हैं, और हर युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम हमारे भारत के वीर बांकुरों ने किया है। लेकिन इस समय चीन ने दादागिरी दिखाना शुरू कर दिया। वो गालवान घाटी पर आकर के कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन वो भारत के सूरवीरों को नहीं जानता था। भारत के वीर जवानों के साथ मुकाबला हुआ, जबकि हमारे सैनिकों की संख्या वहां पर कम थी, लेकिन फिर भी 20 हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ, लेकिन 45 उनके मार करके आए, उनको वहां विदा करके आए जहां के लिए उनको विदा होना चाहिए। और जो संघर्ष की स्थिति खड़ी हुई आप सब जानते हैं। आज भारत और चीन की सीमा पर कैसा तनाव है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के ही निवासी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, उन्होंने भी अभी आज भी वो सीमा पर वहीं डटे हुए हैं। वहां जाकर के जो हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया, और चीन को यह बताने का काम कर दिया कि अब विस्तारवादी जो तुम्हारी नीति है उसका युग समाप्त हो गया है। तुमने जो 1962 वाला भारत देखा था, 2020 वाले भारत में और 1962 वाले भारत में जमीन और आसमान का अंतर आ गया है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने में भारत भी सक्षम है। मेरे भाइयों बहनों, सामरिक मोर्चे पर ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशल रणनीति के कारण से सामरिक क्षेत्र के अलावा कूटनीतिक दृष्टि से भी आज चाइना चारों तरफ से घिर गया है। पूरी दुनिया में चाइनीज वायरस के रूप में जो कोरोना वायरस को जाना जा रहा है, पूरी दुनिया की नजरों में चीन का महत्व समाप्त हो गया है। जब चीन का महत्व पूरी दुनिया के अंदर समाप्त होता जा रहा है, तो चारों तरफ से जो पड़ोस के देश हैं, किसी से उसके संबंध अच्छे नहीं है। हर देश की जमीन को अपने देश की जमीन बनाने की वह लगातार कोशिश किया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए इसके यह मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। यह उनको तो हमारे प्रधानमंत्री जी सीमा पर गए, सैनिकों के बीच में गए, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। हमारे रक्षा मंत्री जी भी वहां पर गए, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया, और यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत की सेना अपनी 1 इंच जमीन भी दुनिया के किसी देश की औकात नहीं, चीन की भी औकात नहीं कि वो हमारी कब्जा कर ले। और प्रसन्नता की बात आपके लिए यह है कि सीमा पर जो हमारी सड़कें और सेतुओं का निर्माण हो रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जितनी सीमा की हमारी सड़कों और सेतुओं का निर्माण हुआ है, इससे चीन घबरा गया है। उसका मंसूबा सदा सदा के लिए अब चकनाचूर हो जाएगा। इसके कारण वह गालवान घाटी में आकर के भारत से भिड़ गया, और उसका जवाब किस तरह से दिया जा रहा है पूरा देश इस बात को जानता है, क्योंकि इसके पहले भी चाहे डोकलाम का मामला रहा हो, और चाहे हमारे पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का मामला, और चाहे फिर एयर स्ट्राइक का मामला, भारत कितना बदला हुआ है। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन हम कायर नहीं हैं। यह दुनिया को संदेश देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप सब कार्यकर्ता मित्रों को, चूंकि आज यहां पर बैठक में हैं, मैं एक कागज पेन आप लोग लिए होंगे, मैं चाहूंगा कि जो आगामी कार्यक्रम हैं उनको आप नोट कर लें। वैसे मुझे लगता है 15 से 18 जुलाई तक जिला अध्यक्ष जी के पास जो हमारी बूथ समितियों के सत्यापन का एक विशेष अभियान चलने वाला, क्योंकि हमारा बूथ मजबूत होगा और हम बूथ को जीत लेंगे तो हम विधानसभा जीत लेंगे। विधानसभा जीत लेंगे तो हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में फिर 2017 की तरह 2022 में कामयाब होंगे। इसलिए बूथ सत्यापन की दृष्टि से
15 जुलाई से 15 अगस्त तक का 1 महीने का विशेष अभियान है। और इस अभियान में जो तय किया है संगठन ने, 15 से 18 जुलाई तक बूथ समिति प्रोफार्मा ए व पत्रक के पैकेट जिले में पहुंचेंगे। जिलाध्यक्ष जी पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, हाथ उठा के बता दें। पहुंच गया है? अच्छा। दूसरा, 19 जुलाई तक यह पत्रक मंडल तक पहुंचने थे। आज 18 है, आपके आगे भी पहुंचाने की प्रक्रिया सब तैयारी हो गई होगी। ये जिले का काम है, लेकिन मैं यहां पर इसकी चर्चा इसलिए कर दे रहा हूं कि जिले के लोग भी बैठे हुए हैं। 20 और 21 जुलाई को जो मंडल की बैठकें हैं, जिसमें मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, ये छोटी बैठक होनी है, जिस बैठक के माध्यम से जो हमारे पैकेट आपको जाएंगे सेक्टर संयोजकों तक, उसे पहुंचाने का काम जो करना है, उसकी तैयारी आपको करना है। 20 और 21 जुलाई में मंडलों की बैठक, और उस बैठक के माध्यम से सेक्टर तक जो सेक्टर वाइज आपको पैकेट भेजे जा रहे हैं वो वहां पर पहुंचाने का काम। तीसरा, 22 और 23 जुलाई, या 2 दिन जो हमारे सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक और बूथ प्रभारी और बूथ अध्यक्ष सेक्टर अनुसार बैठक कर लेंगे, और बैठक करके बूथ में जाने की अपनी तिथि तय कर लेंगे। क्योंकि बूथ समिति भीड़ के साथ जाना नहीं, इस समय कोरोना है, और कोरोना कारण जो बूथ समिति का हमारा अध्यक्ष है उसके साथ उनकी समिति होगी, उनकी टीम होगी, तो उनकी सूची आपके पास होगी, तो उसका एक बार सत्यापन करना, उसमें बहुत डिटेल है, उस डिटेल को फार्म में लिखा गया है, और जब फार्म आप देखेंगे तो उस फार्म में आपको ध्यान में आएगा। तीसरा, 24 से 31 जुलाई तक एक विशेष अभियान, 1 सप्ताह का ये चलेगा। 24 से 31 जुलाई तक हम बूथ समितियों के सत्यापन के लिए घर घर जाने का काम करेंगे, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनका जो भी नाम है, उनका नाम, उनके पिता, पति, महिला कार्यकर्ता होंगे तो उनके पति का नाम, उनका दायित्व वर्तमान में क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, आयु क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, आदि आदि उस फार्म में लिखा है, उसको आप भरेंगे तो वह सूची आप बना करके फिर आप वही सिस्टम चलेगा, बूथ से सेक्टर, सेक्टर से मंडल, मंडल से जिले में, जिले से क्षेत्र में, क्षेत्र से प्रदेश में वापस आएगी। और ये एक विशेष और सबसे महत्वपूर्ण अभियान है। मैं एक बात और कह करके आप सबको याद दिलाते हुए ये कह करके बात को पूरी कर दूंगा कि अभी 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सपा और बसपा ने गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा था। आप भी इस बात को जानते हैं, अंबेडकर नगर सीट हम नहीं जीत पाए, लेकिन हम जीत सकते थे, इस बात को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन हम नहीं जीत पाए। जो बीत गई बात उसको बीत गई, लेकिन आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें हर हालत में विजय प्राप्त करने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आपके जानकारी के लिए केवल, जब लोकसभा के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो इस गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट प्राप्त हुआ था, 50 एक 51%, और 64 संसदीय क्षेत्रों में हमारे सांसद जीत करके आए, और 291 विधानसभा सीटों पर अगर उस समय 7 में चुनाव होते तो 291 विधायक भी हमारे जीत करके आते। तो मैं आपको केवल यह ध्यान रखना कि 51% वोट, 64 सांसद, 291 विधानसभा सीटों में, हम 19 में भी सपा बसपा के मिलने के बाद भी नंबर 1 पर रहे। और हमें यह लक्ष्य तय करना है। मैं एक नारा दिया करता हूं कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। जो 40% है उसमें से जो हमें आएगा वो आ जाए। एक एक मतदाता का स्वागत सम्मान है, उनका आशीर्वाद हमारे लिए उनकी सेवा का आधार है। लेकिन 60% से कम वोट किसी बूथ में ना मिले, या एक संकल्प लेकर के आप सब आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी को अंबेडकर नगर जनपद और कटेहरी विधानसभा में अगले लोकसभा चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव में जो अंबेडकर नगर की जो सीटें हमारी पिछली बार हार गई थी, इस बार उनको जीतना ही जीतना है। या संकल्प लेकर के आप सब आगे बढ़ें। बड़ी संख्या मेरे कार्यकर्ता मित्र सब आए हुए हैं, सबसे आज डिजिटल प्लेटफार्म पर मिल रहा हूं। मौका मिलता कभी तो क्षेत्र में आकर के बैठक करते, लेकिन अभी कोरोना वायरस के कारण से यह डिजिटल प्लेटफार्म का सर्वाधिक उपयोग देश में, प्रदेश में और हर जिले में हो रहा है। आज आप सबके साथ मिलना हुआ। मैं सभी अपने जो कार्यकर्ता साथी इस कार्यक्रम में हैं उनको भी अभिवादन, जो नहीं है उनको भी अभिवादन, और अंबेडकर नगर की एक एक जनता को भी प्रणाम। पुनः एक बार इस बात की प्रसन्नता है